नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा इसमें स्वागत है। आइए आज हम लोग आरंभ करते हैं लोक प्रशासन। बहुत लोग बोल रहे थे लोक प्रशासन से वीडियो बनाने के लिए, तो आइए आज आरंभ करते हैं लोक प्रशासन। पहले देखते हैं लोक प्रशासन है क्या। ठीक है, तो लोक प्रशासन है क्या? ये क्या है? राज्य सरकार जनता के कार्यों का प्रबंध करना। क्या? राज्य सरकार जनता के कार्यों का प्रबंध करना क्या है? लोक प्रशासन है। सीधा सा शब्द में समझिए, राज्य सरकार जनता के कार्यों का क्या करना? प्रबंध करना लोक प्रशासन है। ठीक है, आइए अब आरंभ करते हैं। लोक प्रशासन के बारे में जानते हैं। लोक और प्रशासन को दो भागों में पहले बांट लेते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। तो पब्लिक जो है वो प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग है। ठीक है, ये उपसर्ग है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फंडामेंटल वर्ड यानी कि मूल शब्द है। क्या है ये मूल शब्द है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। कौन सा? एड और मिनिस्टर से मिलकर बना है। ठीक है, और मिनिस्टर जो है वो लैटिन शब्द है। मिनिस्टर शब्द जो है वो कहाँ से है? लैटिन शब्द है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन का? टू सर्व, मतलब सेवा प्रदान करना। सेवा प्रदान करना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? इसका शाब्दिक अर्थ है कार्यों का प्रबंध करना। प्रशासन का शाब्दिक अर्थ क्या है? कार्यों का प्रबंध करना या व्यक्तियों की देखभाल करना। क्या है? प्रशासन। व्यक्तियों की देखभाल करना प्रशासन, या कोई भी काम को क्या करना? प्रबंध करना क्या है? प्रशासन। वहीं लोक मतलब क्या? जनता, पब्लिक, यानी राज्य सरकार जनता के कार्यों का प्रबंध करना ही क्या है? लोक प्रशासन है। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। जनरल परिभाषा पहले देखते हैं, उसके बाद विद्वानों का परिभाषा देखेंगे। किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन है। क्या बोलता है? किसी निश्चित उद्देश्य किसी निश्चित उद्देश्य के किया गया सामूहिक प्रयास क्या है? प्रशासन है। ठीक है, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन है। जबकि क्या बोलता है? जबकि किसी निश्चित राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत, किसी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत सरकार अथवा राज्य अथवा जनता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास लोक प्रशासन है। क्या है? लोक प्रशासन बोलता है किसी निश्चित राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है, सरकार राज्य अथवा जनता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास क्या है? लोक प्रशासन है। जैसे में समझ लीजिए अभी कोरोना काल में कैसे कैसे प्रशासन हो रहा था, लोक प्रशासन कैसे हुआ? और राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत सब कुछ हो रहा था। जितना कीट मास्क वगैरह बांटा जा रहा था, दवाई वगैरह बांटा जा रहा था, टीका लगाया जा रहा है, अभी इलाज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक निश्चित प्रणाली के अंतर्गत है ना, राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत है। ठीक है, और उसमें क्या सरकार, राज्य और जनता के उद्देश्य की पूर्ति किया जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है। तो क्या हो गया? वो सामूहिक और सामूहिक रूप से भी किया जा रहा था। ये क्या हो गया? लोक प्रशासन हो गया। आगे बढ़ते हैं, लोक प्रशासन परिभाषा देखते हैं विद्वानों के अनुसार। पहला है वुड्रो विल्सन। ये वुड्रो विल्सन कौन है? तो सीधा सान ये पूछ देगा वुड्रो विल्सन के बारे में कि लोक प्रशासन के जन्मदाता कौन है? तो वुड्रो विल्सन है। लोक प्रशासन के पितामह वुड्रो विल्सन को बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? विधियों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन लोक प्रशासन है। क्या बोलता है? विधियों का क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध रूप से, एकदम लाइन बाय लाइन रूप से, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित क्रियान्वयन करना, आरंभ करना, लागू कर देना क्या है? लोक प्रशासन है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं वो भी देखते हैं। आगे बोलते हैं नीतियों का निर्माण करना शासन है। नीतियों का निर्माण करना शासन है, जबकि नीतियों का क्रियान्वयन करना लोक प्रशासन है। जैसे अभी 7वां जेपीसी की नियमावली बनाया तो कौन बनाया? नीति हेमंत सोरेन बनाया क्या? नहीं ना, वहाँ के विकास आयुक्त उस टाइम थे कौन? अभी मुख्य सचिव हैं, वही विकास आयुक्त थे उस टाइम। क्या बनाए? नीति बनाए। तो नीति के बनाए हो तो क्या हो गया? प्रशासन हो गया। ठीक है, लेकिन बोल रहे हैं लेकिन यही नीतियों को जेपीसी में लागू कर दिया गया, क्रियान्वित कर दिया गया, तो ये लोक प्रशासन कहला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एलडी वाट क्या बोलते हैं? एलडी वाट बोलते हैं कि नीतियों का क्रियान्वयन करना लोक प्रशासन है। नीतियों का क्रियान्वयन ही क्या है? लोक प्रशासन है। ये बोलते हैं नीतियों का क्रियान्वयन कर, जो नीति बना उसको लागू कर देना, क्रियान्वित कर देना, क्या हो गया? लोक प्रशासन है। वह साइमन बोलते हैं क्या? साइमन बोलते हैं लोक प्रशासन केंद्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर एवं स्थानीय स्तर के सरकार की कार्यपालिका शाखा का कार्य है। लोक प्रशासन क्या बोलते हैं? लोक प्रशासन केंद्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर, स्थानीय स्तर के सरकार की कार्यपालिका शाखा है क्या? लोक प्रशासन। तो सारा परिभाषा, जितना विद्वान लोग परिभाषा दे रहे हैं सबको याद कर लीजिएगा, क्या कि एग्जाम में पूछेगा तो परिभाषा से ही पूछेगा। वही मार्सन क्या बोलते हैं? मार्सन बोलते हैं कि लोक प्रशासन जो है एक विज्ञान है। लोक प्रशासन क्या है? एक विज्ञान है जो विधियों के क्रियान्वयन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। ठीक है, लोक प्रशासन क्या है? एक विज्ञान है और विधियों को जो क्रियान्वित करने के लिए, विधि को जो क्रियान्वित करने के लिए क्या है? सर्वश्रेष्ठ तकनीक की खोज करता है। कोई भी विधि को क्रियान्वित करना, लागू करना, तो क्या करता है? एक सर्वश्रेष्ठ तकनीक की खोज करता है। ठीक है, वह बिलोबी क्या बोलते हैं? बिलोबी बोलते हैं क्या? संकुचित अर्थों में लोक प्रशासन सरकार की कार्यपालिका शाखा से संबंधित है। बोलते हैं संकुचित अर्थों में लोक प्रशासन जो है सरकार की कार्यपालिका शाखा से संबंधित है, जबकि व्यापक अर्थों में, बोलते हैं जबकि व्यापक अर्थों में इसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसके अंतर संबंध शामिल है। ठीक है, बोलते हैं व्यापक अर्थों में इसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों इसके अंतर्गत शामिल है, जबकि संकुचित अर्थों में क्या बोलते हैं? कार्यपालिका शाखा से संबंधित है। तो एक बार बढ़िया से देख लीजिए, संकुचित अर्थों में लोक प्रशासन सरकार की कार्यपालिका शाखा से संबंधित है, जबकि व्यापक अर्थों में इसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अंतर संबंध शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ पीए देखते हैं, इसका क्षेत्र। क्या बोलते हैं? संकुचित दृष्टिकोण और पुष्टकर्म दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन कौन है? तो एलडी क्या है? एलडी वाइट है, वुड्रो विल्सन है, मॉर्सन है और साइमन है। वहीं पुष्टकर्म दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? तो लूथर गुलिक है। वो जगह किस विद्वान ने पुष्टकर्म को प्रतिपादित किया? तो लूथर गुलिक ने किया। ठीक है, तो वह व्यापक दृष्टिकोण में क्या है? व्यापक दृष्टिकोण बोलता है कि तीनों शाखाओं का कार्य तथा उनके अंतर संबंध है। तीनों शाखाओं में कार्य तथा उनके अंतर संबंध शामिल है। क्या बोलते हैं? इसके प्रवर्तक कौन कौन है? इसके प्रवर्तक जो है वो है बिलोबी है, मार्शल है, निग्रो है और डिमॉक है। ठीक है, आ देते हैं इसका विस्तृत रूप थोड़ा सा देख लेते हैं हम। संकुचित दृष्टिकोण क्या बोलता है? संकुचित दृष्टिकोण, इसके अनुसार लोक प्रशासन नीतियों एवं विधियों के क्रियान्वयन से संबंधित। क्या बोलते हैं? लोक प्रशासन जो है नीतियों एवं विधियों के क्रियान्वयन से संबंधित, यानी सरकार की कार्यपालिका शाखा लोक प्रशासन के अंतर्गत समाहित है। क्या बोलते हैं? इसके अंतर्गत नीतियों का क्रियान्वयन, नीतियों एवं विधियों का क्रियान्वयन से संबंधित है, यानी सरकार की कार्यपालिका शाखा लोक प्रशासन के अंतर्गत समाहित है बोलते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, बोलते नीतियों एवं विधियों के क्रियान्वयन संबंधित है, यानी सरकार की जो कार्यपालिका शाखा है वो इसके अंतर्गत समाहित है। इसके प्रवर्तक कौन है? विल्सन, एलडी वाइट, साइमन इत्यादि हैं। वह व्यापक दृष्टिकोण में क्या बोलता है? बोलता है नीति निर्माण में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है जितना नीतियों के क्रियान्वयन में। बोलता है जैसे जेपीएससी का हो गया, नियमावली बना, तो नीति कौन बनाया? सरकार द्वारा बनाया गया। मतलब कौन सरकार द्वारा बनाया? उसके सचिव द्वारा बनाया, आईएएस लोग के द्वारा बनाया। तो क्या बोलते हैं? प्रशासक कौन है? आईएएस लोग ही प्रशासक है। तो बोलते हैं जितना नीति के निर्माण में जो भूमिका है उतना इसको क्रियान्वयन में, तो नीति की बनाया कौन? आईएएस लोग बनाया। और लागू भी कौन करता है? आईएएस ही लोग ही लागू करता है। तो वही बोल रहे हैं व्यापक दृष्टिकोण में जितना नीतियों के निर्माण करने में इनकी भूमिका है उतना ही नीतियों के क्रियान्वयन में भी इनकी भूमिका है। ठीक है, अतः सरकार तीनों शाखाएं तथा उनके अंतर संबंध लोक प्रशासन के अंतर्गत समाहित है। तो तीनों शाखाएं कौन सी? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका।
इसके जो प्रवर्तक हैं बिलोबी है, मार्शल ई डिमॉक है, निग्रो एंड निग्रो हैं, ठीक है। इस आगे देखते हैं, आगे है पोस्ट कर्व। पोस्ट कर्व अभी देखे थे, पोस्ट कर्व का मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे। इसके जो प्रवर्तक हैं जो लूथर गुली के हैं, ये क्या बोलते हैं, शासन एक विशिष्ट क्रिया है। क्या बोलते हैं, जो शासन है एक विशिष्ट क्रिया है तथा प्रशासन इसके अंतर्गत पोस्ट कर्व की गतिविधियां समाहित है। तथा बोलते हैं कि शासन जो है एक विशिष्ट क्रिया है तथा प्रशासन के अंतर्गत ही, बोलता है प्रशासन के अंतर्गत ही पोस्ट कर्व की जितना गतिविधि है सब समाहित है। तो पोस्ट कर्व में क्या क्या है, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टरिंग और सी ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। एक बार फिर से समझिए, पी से प्लान मतलब योजना बनाना, ओ से ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन बनाना, एस से स्टाफिंग मतलब कर्मियों की भर्ती करना, डी से डायरेक्शन मतलब निर्देशन करना, सी ओ से कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय करना और आर से रिपोर्टिंग मतलब प्रतिवेदन देना और बी से बजटिंग मतलब बजट बनाना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेचर ऑफ पी यानी कि प्रकृति क्या है इसका, वो लोक प्रशासन की प्रकृति। कितना प्रकृति लोक प्रशासन की, तो 3 प्रकृति, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण। आइए देखते हैं क्या है। पहले देखते हैं प्रबंधकीय दृष्टिकोण। क्या है प्रबंधकीय दृष्टिकोण, बोलता है सिर्फ प्रबंध के कार्य में संलग्न अधिकारी प्रशासक है। मतलब यह हायरार्की हो गया आपका, प्रबंध के काम तो नीचे वाला तो नहीं करेंगे, सब तो ऊपर वाला करते हैं, टॉप पद वाला करते हैं, आईएएस लोग करते हैं प्रबंध के काम। जो ऊपर वाले जो है, जो लोग ये लोग प्रबंध का काम कर रहे हैं वही लोग क्या हैं, प्रशासक हैं, ठीक है। तो इसके जो समर्थक हैं वो है साइमन, मॉर्सन, गुल्ली, थॉमसन और कोरेसन इसके समर्थक है। किसका, प्रबंध के दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन हो गए, साइमन, मॉर्सन, गुल्ली, थॉमसन और कोरेसन हो गए। आगे बढ़ते हैं, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण हो गया, क्या मतलब, बोलता है राज्य मतलब कल्याणकारी है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जनता को अधिक से अधिक क्या करना, सेवा देना। मतलब राज्य का जो कल्याणकारी है इसका उद्देश्य है जनता को अधिक से अधिक सेवा प्रदान करना, ठीक है। और इसका जो प्रवर्तक जो है वो रॉबर्ट पी डहल हैं। कौन है, रॉबर्ट पी डहल है। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के जो प्रवर्तक हैं वो रॉबर्ट पी डहल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या बोलता है, सभी कर्मचारी जो हैं प्रशासक है। मतलब ये हायरार्की आपका हो गया, ये टॉप पद हो गया, यहाँ पे कैबिनेट से सचिव हो गया या जो बुझिए पीएमओ से सचिव हो गया या केंद्रीय सचिव जो भी हो गया, सचिव से लेकर जितना उप सचिव, शाखा प्रशाखा जितना आ गया, उसके बाद नीचे क्या होता है 4th ग्रेड, उसके बाद LDC, UDC, ये जितना हो गया ऊपर से लेकर नीचे सबके सब क्या हैं, सबके सब प्रशासक हैं। एकीकृत दृष्टिकोण में बोलता है सभी कर्मचारी जो हैं सबके सब क्या हैं, प्रशासक हैं। और इसके जो प्रवर्तक है मानने वाले विद्वान है वह है वुड्रो विल्सन, LD वाइट, डिवाल्डो, मॉर्सन ई डिमॉक और निग्रो एंड निग्रो हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रबंध थोड़ा देखते हैं इसका क्या महत्व है, लोक प्रशासन का महत्व देख लेते हैं। लोक प्रशासन का महत्व, आइए देखते हैं लोक प्रशासन का महत्व में क्या होता है। वर्तमान काल एक संगठनात्मक काल है तथा मानव समाज एवं राज्य के अंतर्गत अपना व्यक्तित्व करता है तथा लोक प्रशासन के बिना संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वर्तमान मानव का संपूर्ण जीवन लोक प्रशासन के अंतर्गत आच्छादित है, क्योंकि जन्म से पूर्व ही राज्य द्वारा माता एवं भूमि की रक्षा के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। देखते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो क्या होता है, सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाया गया है, टीका लगवाने का, जितना भी टीका लगवाया जाता है और जन्म के बाद भी लगाया जाता है टीका। तो ये बोलता है कि राज्य द्वारा माता एवं भ्रूण की रक्षा के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य द्वारा अथवा राज्य द्वारा व्यवस्थित व्यवस्थाओं से प्राप्त होता है, ठीक है।
मृत्यु उपरांत क्या होता है, राज्य के एजेंसियां ही मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करती है तथा मानव का संपूर्ण जीवन लोक प्रशासन के अंतर्गत समाहित है। यही कारण है कि एल डी वाइट ने लोक प्रशासन को मानव जीवन का केंद्र बिंदु के रूप में परिभाषित किया। क्या बोलता है, यहाँ बोलता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, लोक प्रशासन है। जन्म हुआ तो प्रमाण पत्र कौन देगा, जन्म प्रमाण पत्र सरकार की एजेंसी देगा। मृत्यु हुआ तो मृत्यु प्रमाण पत्र कौन देगा, सरकार की एजेंसी है। इसलिए एल डी वार्ड बोलते हैं कि मानव जीवन का संपूर्ण केंद्र बिंदु क्या है, लोक प्रशासन के अंतर्गत ही समाहित है। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना कुछ है सब आपका लोक प्रशासन है। जन्म होने से पहले, जन्म हो और मृत्यु होने के बाद आपके अंतर्गत जो भी होगा सारा कुछ लोक प्रशासन के अंतर्गत होगा। ठीक है, यहाँ बोलता है तथा प्रशासन के बिना संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वर्तमान मानव का संपूर्ण जीवन लोक प्रशासन के अंतर्गत आच्छादित है। क्या बोलता है, पिछले बार पढ़े होंगे, अगर जो प्रशासन अगर फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सभ्यता ही कहीं कहीं नष्ट हो जाता है। अभी देख लेते हैं वर्तमान में प्रशासन फेल हो गया, तालिबान कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर, तो प्रशासन ही मेन है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन, लोक प्रशासन को दो भागों में बांट दिए हैं यहाँ पे। पहला विज्ञान और कला। बोलते हैं अध्ययन के विषय के रूप में क्या है लोक प्रशासन, विज्ञान है, लेकिन कार्य के रूप में अगर देखते हैं तो लोक प्रशासन क्या है, कला है। ठीक है, ये कौन है, एमपी शर्मा। एमपी शर्मा कौन है, ये भारत के हैं और भारत के प्रथम प्रोफेसर हैं लोक प्रशासन के। ठीक है, एमपी शर्मा जो है ये भारतीय हैं, यानी कि भारत के प्रथम प्रोफेसर हैं लोक प्रशासन के। ठीक है, इन्होंने लोक प्रशासन को चार प्रशासन के परिभाषा को क्या किया, चार वर्गों में बांट दिया है। तो लोक प्रशासन के परिभाषा को चार वर्गों में किसने बांटा, तो एमपी शर्मा पूछेगा। भारत के प्रथम लोक प्रशासक कौन है, यानी कि लोक प्रशासन के विद्वान कौन है, तो एमपी शर्मा है। तो कौन कौन भागों में बांटा है ये देखते हैं। पहला है एकीकृत दृष्टिकोण और संकुचित क्षेत्र, इसके जो प्रवर्तक है एल डी वाइट और विल्सन है, विड्रो विल्सन। ठीक है, एकीकृत दृष्टिकोण और संकुचित क्षेत्र। वहीं दूसरा बोलता है एकीकृत दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र, इसके बोलते हैं मार्शल डी डिमॉक और निग्रो इन निग्रो इसके प्रवर्तक हैं। उसके बाद बोलते हैं प्रबंधकीय दृष्टिकोण और संकुचित क्षेत्र, साइमन और मार्शन इसके प्रवर्तक हैं। वहीं दूसरा बोलते हैं प्रबंधकीय दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र, बिलोबी और उर्विक इसके प्रतिपादक हैं। तो चार भागों में देख लिए कौन कौन चार भाग बांटे सो। पहला हो गया एकीकृत दृष्टिकोण संकुचित क्षेत्र, एकीकृत दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र, प्रबंधकीय दृष्टिकोण और संकुचित क्षेत्र, और चौथा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र। आइए आरंभ करते हैं अब वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। इसके प्रवर्तक जो है वो है एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर कौन, एफ डब्ल्यू टेलर में क्या किए, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत दिए। ठीक है, ये थिंकर हैं एफ डब्ल्यू टेलर, दिए क्या चीज, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। इसके कितने सिद्धांत हैं, चार सिद्धांत है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कितना है, चार। क्या है, पहला दिए कार्य के वास्तविक विज्ञान का विकास, कार्य का वास्तविक विज्ञान का विकास। दूसरा दिए कामगारों का वैज्ञानिक पद्धति से चयन एवं प्रशिक्षण करना को बोलता है, जितना मजदूर है उसको वैज्ञानिक तरीके से चयन करेंगे और उसको प्रशिक्षण देंगे, यानी कि ट्रेनिंग देंगे, यानी किसी भर्ती एजेंसी के माध्यम से उनको चयन किया जाएगा और उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे अभी हम लोग जेपीएससी पास करेंगे तो हम लोग को चयन हो गया भर्ती एजेंसी की तरफ से, चाहे वैज्ञानिक तरीके से चयन किया गया, उसके बाद जेपीएससी में स्कीपर में जाकर क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, वीडियो सीओ बनेंगे। अगर डीएसपी बनते तो कहाँ दिया जाएगा ट्रेनिंग, हजारीबाग में। वही बोलता है कामगारों को वैज्ञानिक पद्धति से चयन करना और प्रशिक्षण देना। दूसरा में क्या बोलते हैं, कामगारों एवं प्रबंधकों के मध्य सहयोग। कामगार और जो मजदूर है, लेबर लोग हैं, और उनके जो प्रबंधक मैनेजर लोग हैं, मैनेजमेंट करता जो लोग हैं, उन लोग के बीच में क्या किया जाएगा, सहयोग। दूसरा बोलता है कामगारों एवं प्रबंधकों के मध्य काम का विभाजन। तो कामगार कौन सा काम करेंगे, प्रबंधक कौन सा काम करेंगे, ये काम का विभाजन कर देंगे। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, देखिए टेलर ने विभेदकारी मजदूरी व्यवस्था को प्रतिपादित किया। टेलर का किया,
विभेदकारी मजदूरी व्यवस्था को प्रतिपादित किया तथा इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोलते हैं, अधिक काम करने वालों को अधिक वेतन और कम काम करने वाले को कम वेतन देने का सुझाव दिया। तो किस सिद्धांत के तहत दिया, तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के तहत क्या बोला इन्होंने, जो अधिक काम करेगा उसको अधिक वेतन दिया जाए और जो कम काम करेगा उसको कम वेतन दिया जाए। ठीक है। उसके बाद है टेलर ने फोरमैनशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। फोरमैनशिप देखते हैं कहीं भी काम करने वाला फोरमैन रहता है, ए काम ऐसा करो, ये काम वैसा करो, वही है फोरमैनशिप। अगर कोई काम कोई कुछ करने बोलता नहीं बोलता है ज़्यादा फोरमैन बनेगा, तो वही फोरमैनशिप का कार्य है। यानी कि समझिए फोरमैनशिप आज का मुंशी लोग, काम करवाने वाला लोग, वही है फोरमैनशिप का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया तथा इस सिद्धांत के अनुसार कामगारों को 8 पर्यवेक्षकों से निर्देशित होना चाहिए। 8 पर्यवेक्षकों से क्या होना चाहिए, निर्देशित होना चाहिए। ठीक है। फोरमैनशिप का सिद्धांत बोल देगा। फोरमैनशिप का सिद्धांत किन्होंने दिया, तो एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया फोरमैनशिप का सिद्धांत। ठीक है। यह सिद्धांत क्या है, आदेश की एकता का अपवाद है। आगे बढ़ते हैं। हार्थोन, अब देखते हैं मानव संबंध सिद्धांत। मानव संबंध सिद्धांत क्या है, नियोक्ता एवं कर्मचारी के मध्य मानव संबंध सिद्धांत क्या होता है, हार्थोन प्रयोग का परिणाम है। वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में इस सिद्धांत को आजमाया गया था। ठीक है। 1924 से 32 के मध्य में क्या हार्थोन प्रयोग क्या किया गया था, इसको 5 चरण है। क्या क्या हार्थोन में क्या चरण है, 5वां चरण। प्रकाश की चमक का प्रयोग पहला, दूसरा बैंक वायरिंग कक्ष प्रयोग, तीसरा संग्रहण कक्ष प्रयोग और परामर्श कार्यक्रम और साक्षात्कार कार्यक्रम। इस 5 प्रयोग इसका है हार्थोन प्रयोग। देख लीजिए अच्छा से। प्रकाश की चमक पर प्रयोग, बैक वायरिंग कक्ष प्रयोग, संग्रहण कक्ष प्रयोग, परामर्श कार्यक्रम और साक्षात्कार कार्यक्रम। नेक्स्ट है हार्थोन प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला, जो ये प्रयोग हुआ उसका क्या निष्कर्ष निकला। तो देखते हैं क्या निष्कर्ष मिला। भौतिक संसाधन एवं सुविधा उत्पादन बढ़ोतरी के लिए सीधा उत्तरदायी नहीं है। क्या बोलता है, भौतिक संसाधन एवं सुविधा उत्पादन बढ़ोतरी के लिए सीधा उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि परिवर्तन को स्वीकृत करने की प्रवृत्ति अधिक महत्वपूर्ण होती है। दूसरा बोलता है एक व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं करता है तथा बल्कि अपने समूह की प्रेरणा से कार्य करता है। अरे क्या बोलता है, एक आदमी अकेला है तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, 4 को साथ में है तो चलो साथ में बैठ के पढ़ रहे तो मन लग रहा है। वही है, एक व्यक्ति क्या बोलता है अपनी क्षमता का पूर्ण प्रयोग करता ही नहीं है। प्रयोग कब करता है, अपने साथी की प्रेरणा से करता है। ठीक है। आगे देखते हैं। बोलता है औपचारिक संगठन के साथ साथ अनौपचारिक संगठन भी प्रभावी होते हैं तथा अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के अंतर्गत स्वयं में विकसित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मतलब निकट का नियंत्रण अधिक उत्पादन के लिए सहायक नहीं है तथा विश्वास एवं उत्तरदायित्व लोगों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करता है। बोलता है अगर आप कोई लेबर के लाए हैं काम करवाने के लिए पहले यहाँ, तो उसके सामने आप खड़ा होकर काम करवा रहे हैं तो अधिक वो काम नहीं करेगा, धीरे धीरे काम करेगा। आप उसको कम बोल भी नहीं सकते हैं, बोले हम तो कर रहे हैं। अगर उसको छोड़ दीजिएगा अकेला कि काम कर दीजिए, उत्तरदायित्व उसको दे दीजिएगा, उस पर भरोसा कीजिएगा, तो देखिएगा आपके काम उससे ज़्यादा करके ख़त्म करके चला जाएगा। वही बोल रहा है निकट का नियंत्रण अधिक उत्पादन के लिए सहायक नहीं है तथा विश्वास और उत्तरदायित्व लोगों को अधिक उत्पादन के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अनौपचारिक संगठन देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद देखेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। अनौपचारिक संगठन क्या है, आकार विहीन होता है अनौपचारिक संगठन। पदसोपान का अभाव होता है, इसमें पदसोपान नहीं होता है। ये लो जो पदसोपान जो देख रहे हैं ना, ऊपर का पद और नीचे का पद, ये पदसोपान नहीं होता है। सामाजिक संबंध पर आधारित होता है, अनौपचारिक गतिविधि होता है और गुण से नेतृत्व इसका होता है। अनौपचारिक संगठन तीव्र संचार का माध्यम है क्योंकि इस संगठन में संचार दिशाहीन बहुल होता है। बोलता है अनौपचारिक जो संगठन है
तीव्र संचार का माध्यम है, क्योंकि इसका जो संगठन का दिशा क्या है, संचार का जो दिशाहीन है क्या है, दिशाहीन है। जो संचार का जो इसका संगठन का जो संचार होता है वो क्या है, दिशाहीन है। इसको कहते हैं अंगुलता संचार, यहाँ गया वहाँ गया, यहाँ गया वहाँ गया, जो बात नहीं होता है एक बात यानी कि कोई बात झूठ फैला दीजिएगा, अभी फैला दीजिएगा कि 7वां जेपीएससी परीक्षा नहीं होगा, तो पूरा जगह फैल जाएगा। कोई आदमी ऐसा बोला 7वां जेपीएससी परीक्षा नहीं होगा, रुक गया परीक्षा, तो वही है अंगुलता संचार, यानी कि गलत बात बहुत जल्दी वायरल होता है, सही बात वायरल जल्दी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, लोक प्रशासन का चरण देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंतर्गत। प्रथम चरण लोक प्रशासन कब से आरंभ हुआ, तो 1887 से लोक प्रशासन क्या हुआ, एक विषय के रूप में अलग हुआ था। किससे अलग हुआ, तो पॉलिटिकल साइंस से हुआ, राजनीतिक विज्ञान से। क्या हुआ, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में अलग हो गया, ठीक है। अलग कौन के, विड्रो विल्सन के एगो लेख था, उसके माध्यम से अलग हुआ था। तो विड्रो विल्सन पीए का जनक स्वीकार किए जाते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय चरण में क्या हुआ, ये 1927 से 1937 तक चला द्वितीय चरण, और इसमें प्रशासन के सिद्धांत पर बल दिया गया, ठीक है। और पोस्ट कर्व जो सिद्धांत है लूथर गुलिक द्वारा दिया गया, ये द्वितीय चरण में ही दिया गया। और इसमें क्या किया, लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में विकसित हुआ। लोक प्रशासन का हुआ दूसरे चरण में एक विषय के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। उसके बाद तृतीय चरण में क्या होता है, तृतीय चरण में प्रशासनिक सिद्धांत को चुनौती दे दिया जाता है। जो प्रथम और द्वितीय जो चरण था उसमें जो प्रशासनिक सिद्धांत दिया गया उस सबको चुनौती यहाँ दिया गया, ठीक है। इसका काल था 1938 से 1946। उसके बाद आरंभ होता है चौथा चरण। चौथा चरण में क्या होता है, अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया जाता है। ये क्या किया जाता है, इसमें चौथा चरण में बहुत सारे विषयों को लोक प्रशासन के अंतर्गत समाहित कर दिया जाता है, जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, और इतिहास, इस सारे विषयों को लोक प्रशासन के अंतर्गत समाहित किया जाता है। लोक प्रशासन क्या होता है, बहुविषयी विषय बन जाता है, ठीक है। और इसमें एक साइमन का एक रचना था, क्या हुआ, मील का पत्थर साबित होता है चौथा चरण में। कौन सा रचना था साइमन का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947, इस साइमन के द्वारा लिखा गया था। पूछ देगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी रचना है, तो ये साइमन की रचना है, ये चौथा चरण में लिखा गया था। आते पांचवा चरण जो है वो 1971 से वर्तमान तक का जो चरण है वो पांचवा चरण है लोक प्रशासन का। और ये क्या है, इन नवीन लोक प्रशासन एवं नवीन लोक प्रबंध का चरण है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अंतर की ओर, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। प्रशासन एक एकीकृत कृत्य है। प्रशासन क्या है, एकीकृत कृत्य है, यानी लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में विभेद नहीं है। बोला क्या है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में विभेद नहीं है। ये कौन कौन बोलते हैं, कौन कौन विद्वान इसके प्रवर्तक है, फ्योल, गुलिक, उर्बिक, मुनि एंड रेले, ये लोग क्या बोलते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं है, कोई विभेद नहीं है, ठीक है। वहीं क्या बोलते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भिन्नता होती है। कौन बोलता है, सर्जोफिया स्टेम, साइमन, पॉल एपेल्वी और पीटर डहक द्वारा ये बोला जाता है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या है, भिन्नता है, अंतर है, ठीक है। जबकि यहाँ फ्योल, गुलिक, उर्बिक बोलते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में विभेद नहीं है। वहीं सर्जोफिया स्टेम, साइमन और पॉल एपेल्वी और पीटर डहक बोलते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भिन्नता है। तो क्या क्या भिन्नता है वो देखेंगे अभी। पहले क्या क्या भिन्नता नहीं है, विभेद नहीं है, मतलब समानता क्या है वो देखेंगे। ये बोलते हैं पद सोपान, तो ये पद सोपान जो हायरकी है, टॉप लेवल से निम्न लेवल, इधर क्या होता है 4th ग्रेड, इधर होता है 1st ग्रेड। तो जो हायरकी होता है ये प्राइवेट में भी होता है और निजी में भी होता है। क्या बोलते हैं, निजी लोक प्रशासन में होता है और लोक प्रशासन में, दोनों में होता है, ठीक है। आदेश की एकता, ऑर्डर, ये तो दोनों में होता है। प्रत्यायोजन, ये भी दोनों में होता है। और नियंत्रण का क्षेत्र, एक तरफ नियंत्रण कौन करता है, एक तरफ इधर निजी में प्रबंध करता है, प्रबंधक करता है, तो उधर लोक प्रशासन में कौन करता है, मंत्री लोग करते हैं, नौकरशाही लोग करते हैं। निश्चित दिशा में संचार क्या होता है, एक निश्चित दिशा में संचार होते रहता, अपना काम
होता ही रहता है, लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, अपना एक निश्चित दिशा में काम चल रहा है सो चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। सर जोफिया स्टैम्प के अनुसार कितना भिन्न है, ये बोलते हैं, सर जोफिया स्टैम्प बोलते हैं कि लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में 4 अंतर है। क्या क्या 4 अंतर है, बोलता है मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व, ठीक है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। देखते हैं रेलवे में कभी देखते होंगे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, क्या बोलते हैं, रेल मंत्री इस्तीफा दो, या मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व यही है। सीमांत लाभ, अभी जाते होंगे सदर हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए, तो कितना करते हैं, 5 रुपया या 10 रुपया की रसीद कटवाते हैं और अपना इलाज करवा लेते हैं। यहाँ क्या है, लोक प्रशासन में एकदम सीमांत लाभ काम चाहते हैं, सीमांत लाभ एकदम थोड़ा सा लाभ और सेवा अधिक देना चाहते हैं। यहाँ सेवा की भावना अधिक है और लाभ की भावना कम है। नेक्स्ट है बहुवित्तीय नियंत्रण। बहुवित्तीय नियंत्रण कौन करता है, दोनों में होता है। एकरूपता का सिद्धांत, एक रूप का सिद्धांत दोनों में है। साइमन के अनुसार बोलते हैं 3 भिन्नताएं हैं, 3 अंतर है लोक प्रशासन निजी प्रशासन में। बोलता है राजनीतिक और गैर राजनीतिक। लोक प्रशासन में राजनीति हो जाता है, उसके नौकरशाह लोग चलाते हैं, मंत्री लोग चलाते हैं, जबकि निजी प्रशासन में क्या होता है, राजनीति यहाँ नहीं होता है, एंट्री नौकरशाह के नहीं, वहाँ के अपना ही प्रबंधक, वहाँ के अपने मालिक द्वारा चलाया जाता है। नौकरशाही और व्यवसायिक, यहाँ निजी लोक प्रशासन में नौकरशाही लोग चलाते हैं, IAS लोग चलाते हैं, सचिव लोग होते हैं कोई विभाग के। देखते हैं स्वास्थ्य सचिव, रिम्स के देख रेख कौन करेगा, स्वास्थ्य सचिव करता है। उसी तरह यहाँ निजी हॉस्पिटल हो गया तो उसका देख रेख कौन करेगा, व्यवसायिक लोग करेंगे, जिसको मालिक है वो करेगा। उसके बाद बोलता है लाल फीताशाही और कार्यकुशलता। लाल फीताशाही क्या बोलता है, प्रबंध, लोक प्रशासन में लाल फीताशाही, ये अफसरशाही नौकरशाही की वजह से क्या होता है, लाल फीताशाही, 1 दिन का काम 4 दिन में होता है, यही लाल फीताशाही है, डिले। और यहाँ पे क्या है, कार्यकुशलता, अगर 1 दिन के काम 1 दिन में नहीं करेगा तो निको निकाल के भगा नहीं देगा, वही है कार्यकुशलता, तो करना ही पड़ेगा। वहीं पॉल एपेल्वी के अनुसार 2 अंतर है। क्या अंतर है, पारदर्शिता का और जन उत्तरदायित्व का, ठीक है, दोनों में पारदर्शिता होता है और जन उत्तरदायित्व होता है, दोनों में नहीं होता है। जन उत्तरदायित्व इसमें ज़्यादा होता है, किसमें, लोक प्रशासन में जन उत्तरदायित्व ज़्यादा होता है, अब पारदर्शिता भी होता है, और जन उत्तरदायित्व की जो भावना होता है निजी प्रशासन में थोड़ा कम होता है, यहाँ पे लाभ की भावना अधिक होता है, ठीक है। और निजी प्रशासन में पारदर्शिता नहीं होता है। अगर पारदर्शिता हो जाएगा, रिलायंस कंपनी कौन सा अपना नियम कानून बना रहा है, अगर एयरटेल को पता चल जाएगा तो एयरटेल कॉपी नहीं कर लेगा, इसीलिए यहाँ पे पारदर्शिता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पीटर ए डहल के अनुसार कितना अंतर है, 5 अंतर है। क्या बोलते हैं, सेवा भाव और लाभ का भाव, सॉरी यहाँ लाल कर दिए हैं, यहाँ लाभ का भाव होगा, ठीक है। सेवा भाव, लोक प्रशासन में सेवा भाव से अपना काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लाभ पर थोड़ा सा करते फोकस है, बाकी यानी कि लाभ पर 5% काम करते हैं तो और सेवा भाव पर 95% काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, 5% सेवा पर करते हैं तो 95% अपना लाभ पर काम करते हैं, ठीक है। निष्पक्षता एवं लाभ के लिए ग्रहणमुखी, यहाँ लाभ होगा, ठीक है, इसको लाभ समझ लीजिएगा, समझिएगा, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है हड़बड़ में। लाभ के लिए ग्राहकोन्मुखी है, ये लाभ कमाने के लिए ग्राहकों को क्या करें, अपने ओर खींचते हैं कि हम इतना फैसिलिटी दे रहे हैं, मेरे तरफ आइए, ठीक है। वह एकरूपता और व्यवहार में अंतर, यहाँ पे एकरूपता सबके लिए एक समान है, ठीक है, और यहाँ पे अंतर हो जाता है व्यवहार, जैसे SBI में जाइएगा सबके लिए एक समान, लेकिन आपको प्राइवेट, आपको बैंक में पैसा जमा करना है, अधिक पैसा जमा करना है, बैंक आपके घर आ जाएगा और पैसा लेके चला भी जाएगा। वह बोलता है बाह्य नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण, इसमें आंतरिक नियंत्रण होता है, इसमें बाह्य नियंत्रण होता है, नेता मंत्री लोग सब करते हैं नियंत्रण। भर्ती एजेंसियों से और इसमें संगठनात्मक भर्ती से, इसमें जो भर्ती होता है एजेंसी के माध्यम से होता है, जबकि निजी प्रशासन में क्या होता है, भर्ती संगठनात्मक भर्ती होता है। जैसे अभी जो JPSC में जो भर्ती हो रहा है वो क्या हो रहा है, एजेंसी के माध्यम से हो रहा है। JPSC क्या है, एगो भर्ती एजेंसी है, एक सहायक क्या सलाहकारी एजेंसी, सलाहकारी संस्था है JPSC, ठीक है ना। उस तरह ही JPSC एक एजेंसी है, भर्ती एजेंसी है। उसी तरह अगर आपको निजी हॉस्पिटल हो या निजी कंपनी में कहीं भर्ती करना है तो वहाँ क्या होता है, निजी रूप से वैकेंसी निकाल दिया और अपना छांट के ले लिया जो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य अंतर अब क्या है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में, वो देखेंगे।
पहला है उसका उद्देश्य, लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? सेवा, लेकिन लाभ भी कमाना होता है। अगर 95% सेवा है इसका भाव, तो 5% लाभ का भी भाव रहता है। लेकिन इसमें क्या है, इसका निजी प्रशासन में अधिक लाभ ही चाहते, क्या अधिक लाभ हो, लेकिन सेवा की भी भावना होता है। यहाँ ऐसा नहीं कि सेवा नहीं चाहते, ये भी सेवा करते हैं, लेकिन 5% सेवा है तो 95% लाभ का भी भाव यहाँ होता है। यहाँ पे सेवा पर अधिक फोकस किया जाता है, यहाँ पे लाभ पर अधिक फोकस किया जाता है कि हम कैसे अधिक लाभ कमाएं, ये हर कंपनी चाहता है। ठीक है, वही प्रकृति में होता है, राजनीति इसकी प्रकृति है, इसका गैर राजनीतिक है। यहाँ पे नेता लोग कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे इसका प्रबंध जो मालिक है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है नियंत्रण कौन करेगा? जनतंत्र किससे करेगा? यहाँ मालिक द्वारा नियंत्रण होगा, मतलब जंत्र मतलब जनता द्वारा चुनी गई सरकार से इसका नियंत्रण होगा, इसका मालिक जो है उसके द्वारा होगा। इसका संचालन हो गए नौकरशाह द्वारा, इसका संचालन होगा। लोक प्रशासन का संचालन किसके द्वारा? नौकरशाह द्वारा। आईएएस के द्वारा क्या आता है? ऐसे हॉस्पिटल में चल जाइए तो क्या होता है, स्वास्थ्य सचिव वो संचालन करता है। कार्मिक चल जाइए, कार्मिक सचिव संचालित करता है। ठीक है, उसी तरह इसका क्या होता है, व्यवसायिक प्रबंध द्वारा संचालित किया जाता है निजी प्रशासन में। आकार इसका क्या होता है, लोक प्रशासन का आकार जो होता है बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। ठीक है, यानी पूरा का पूरा झारखंड क्या है, आकार ही है, विशालीन है। लोक प्रशासन के अंतर्गत पूरा झारखंड होता है, पूरा भारत लोक प्रशासन के अंतर्गत चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। वहीं निजी प्रशासन का जो आकार है छोटा है, सूक्ष्म है, लघु है या बृहद, एक जगह से एक स्थान पर होगा ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, व्यवहार इसका क्या, एक समान है, एकरूपता का सिद्धांत है, सबके लिए एक समान व्यवहार होता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ का है ग्राहकों के अनुसार व्यवहार इसका बदल जाता है। जो ग्राहक ज़्यादा लगेगा कि हमारा लाभ के लिए है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता है निजी कंपनी। उसके बोलता है भर्ती, ये बाह्य एजेंसियों के द्वारा भर्ती होता है, इसमें संगठन के आंतरिक एजेंसियों द्वारा भर्ती कर लिया। जैसे जेपीसी के द्वारा क्या है, बाह्य एजेंसी सरकार का, ये क्या है सलाह, जेपीसी क्या है, एक सलाहकारी संस्था है। ये अपना जेपीसी से हम लोग का बहाली भी होगा, जेएसएससी जो क्या है उससे बहाली होगा सचिवालय सहायक के लिए। ठीक है, उसके बाद अंकेक्षण ऑडिटिंग जो होगा लोक प्रशासन में, वो जो सरकारी जितना कंपनियां हैं, गेल भेल जितना भी है, सबका जो ऑडिटिंग होगा वो कौन करेंगे, सीएजी द्वारा हो गया। ठीक है, जबकि निजी कंपनी में जो अंकेक्षण होगा, ऑडिट होगा, वो सीए द्वारा, प्राइवेट एक सीए बुला लिया जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट को, और उनके द्वारा अंकेक्षण करवा लिया जाएगा। नेक्स्ट है कार्य स्थिति, इसका नियम और प्रक्रिया पर कठोर पालन किया जाता है और यहाँ परिणाम पर बल दिया जाता है। निजी बोलता है कि कुछ भी करो हमको परिणाम चाहिए, काम होना चाहिए। लेकिन लोक प्रशासन में क्या बोलता है, काम हो चाहे नहीं, सबसे पहले नियम का पालन होना चाहिए। अगर नियम का पालन नहीं कीजिएगा तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। आज कीजिएगा, एगो बाढ़ आया था बिहार में, तो वहाँ का डीएम जो था अपना नियम और प्रक्रिया को थोड़ा सा ताक पर रख के वहाँ पर वो अपना काम कर दिए थे, और उसे विदेशों से भी उनको अवार्ड भी मिला था। लेकिन सरकार द्वारा वहाँ क्या कर दिया गया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने नियम और प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। नेक्स्ट है मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन है, इसका परिणाम का मूल्यांकन होता है। इसका सेवा काल आजीवन होता है, एक बार आप जेपीसी माध्यम से घुस जाइए सेवा काल में, जेएसएससी से 60 साल तक आप सेवा कर दीजिएगा, सेवा दीजिएगा, अपना सेवा दीजिएगा। लेकिन इसमें क्या है, ये अस्थायी रूप से प्राइवेट कंपनी में जाइए, आपको कब निकाल देगा गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको जैसा परिणाम रहेगा वैसा आपको वहाँ पे नौकरी मिलेगा काम करने का। नेक्स्ट है स्वरूप कैसा है, नौकरशाही व्यवस्था के कारण लाल पित्ताशाही, यहाँ पे कार्य कुशलता क्या है, व्यवसायिक प्रबंध है। यहाँ पे नौकरशाही के कारण क्या होता है, एक दिन का काम 4 दिन में होता है, यही क्या है नौकरशाही के कारण लाल फित्ताशाही, इसी को कहते हैं काम में डिले। और यहाँ कार्य कुशलता पर बल दिया जाता है, अगर काम नहीं करेगा तो कंपनी से निकाल देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं केंद्रीय प्रशासन, भारत सरकार का जो केंद्रीय प्रशासन है वो किस तरह है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, देखते हैं। पहला पीएमओ, दूसरा कैबिनेट सचिवालय, तीसरा है केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय में क्या है, सभी विभाग इसमें आ जाएंगे, विदेश विभाग, विदेश सचिवालय और वित्त सचिवालय, जितना भी सचिवालय है, स्वास्थ्य सचिवालय, सब इसमें आ जाएगा। और कैबिनेट सचिवालय में क्या है,
इसमें कैबिनेट को सहायता दिया जाता है। कैबिनेट जो मंत्री लोग हैं उन लोग को सहायता कौन देता है? कैबिनेट सचिवालय देता है। और हाँ, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो भी कैबिनेट सचिवालय द्वारा ही लिखा जाता है। कब? नए वर्ष में या नए सरकार के गठन के बाद जो होता है वो जो भाषण होता है कैबिनेट सचिवालय द्वारा ही लिखा जाता है राष्ट्रपति का। उसके बाद होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएमओ। पीएमओ प्रधानमंत्री की सहायता के लिए पीएमओ का गठन किया गया। अरे पीएमओ क्या होता है? पीएमओ सबसे शक्तिशाली है, कैबिनेट सबसे शक्तिशाली। तो यहाँ पे जितना शक्तिशाली प्रधानमंत्री है उतना शक्तिशाली यहाँ पे पीएमओ होता है। ठीक है, पीएमओ क्या होता है? प्रधानमंत्री का सचिव होता है, प्रधान सचिव होता है। जबकि कैबिनेट जो होता है ये कैबिनेट सचिवालय में कैबिनेट सचिव उसका प्रधान होते हैं। ठीक है, केंद्रीय सचिवालय में क्या होता है? विभागीय सचिव होते हैं, सभी मंत्रालयों के सचिव होते हैं अपना अपना। सचिवालय की संरचना देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सचिवालय की संरचना देखें। इस सचिवालय और क्या झारखंड सरकार का सचिवालय देखबे के है, कहाँ है सो सचिवालय में सबसे बड़ा हेड कौन होता है? वहाँ राजनीतिक प्रधान हेड होता है। और प्रशासनिक हेड कौन होता है? सचिव होता है। तो प्रशासनिक हेड कौन हो गया सचिवालय का? मुख्य सचिव। अभी कौन है? सुखदेव सिंह है। ठीक है, सचिव होंगे, अपर सचिव, उसके बाद विशेष सचिव। राजनीतिक हेड वहाँ के मुख्यमंत्री अभी होंगे। राजनीतिक हेड कौन हो? मंत्री हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री और प्रशासनिक हेड अभी कौन हो जाएंगे? तो सचिव हो जाएंगे, सुखदेव सिंह। ठीक है, मुख्य सचिव। उसके बाद इसके नीचे कौन आ जाएंगे? इसके नीचे आ जाएंगे स्कंद। इसके नीचे स्कंद आ जाएंगे। ठीक है, विंग। इसका जो हेड होगा वो कौन होगा? अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव स्कंद में हेड हो जाएंगे। उसके बाद स्कंद के नीचे आएगा प्रभाग यानी डिवीजन। डिवीजन के हेड कौन हो जाएंगे? उप सचिव। उप सचिव के नीचे आ जाएगा शाखा। शाखा यानी कि ब्रांच। ब्रांच के हेड कौन होंगे? अवर सचिव। और शाखा के नीचे कौन हो जाएगा? प्रशाखा नहीं, सेक्शन। इसका अधिकारी जो कौन होगा? प्रशाखा अधिकारी होगा। और अभी आप लोग बोलेंगे सचिवालय सहायक का फॉर्म भरेंगे तो आपका नियुक्ति कहाँ होगा? आपका प्रशाखा अधिकारी के नीचे होगा, सहायक। ठीक है, उसके नीचे होता है यूडीसी, उसके नीचे होता है एलडीसी, उसका नीचे होता है 4th ग्रेड। ये है आपका हायरार्की सचिवालय का। नेक्स्ट है विभाग का हायरार्की देखते हैं। विभाग में 2 विभाग होता है, एक होता है सचिवालय विभाग और एक होता है कार्यपालिका विभाग। यानी कार्यपालिका विभाग में इसमें आ जाएंगे डीजीपी और इसमें आ जाएंगे सचिव। यानी कि सचिव ऑफिस में बैठ के अपनी नीति बनाएगा और यहाँ पे कार्यपालिका लोग क्या आएंगे? इसको लागू करेंगे कि हमको उग्रवादी लोग को कैसे समाप्त करना है। यहाँ पे सचिव बैठ के अपना ऑफिस में बैठ के सचिवालय में बैठ के अपना नीति बनाएगा और यहाँ पे डीजीपी अपना काम तमाम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पुलिस में हेड सबसे बड़ा कौन होता है? तो पुलिस विभाग में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है? डीजीपी। डीजीपी के नीचे हो जाएंगे एडीजीपी। अभी जो जेपीसी जो अध्यक्ष है अमिताभ चौधरी जी, वो क्या है? एडीजीपी से क्या हुए? एडीजीपी के पद पर थे, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। ठीक है, उसके बाद नीचे स्टेट के नीचे आ जाएगा जोन। जोन में बटेगा। जोन का जो हेड होगा वो आईजी कहलाएगा और जोन के भी नीचे कौन हो जाएगा? रेंज। जोन के नीचे कौन हो जाएगा? रेंज। और रेंज का हेड कौन हो जाएगा? डीआईजी। और उसके बाद रेंज के नीचे हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट में कौन होगा? एसएसपी होगा या एसपी होगा। उसके बाद नीचे हो जाएगा सब डिवीजन, अनुमंडल। ठीक है, अनुमंडल का जो हेड होगा एसएसपी होगा, एएसपी होगा या एसडीपी होगा या डीएसपी। एएसपी कौन होगा? जो नया एसपी बन के आया है, आईपीएस पास करके आया है, उसे जो पोस्ट मिलता है वो एएसपी के मिलता है। ठीक है, और एसडीपीओ जेपीसी से पास कीजिएगा तो एसडीपीओ बनिएगा, डीएसपी। कहीं कहीं आपको जिला में बनिएगा तो डीएसपी और अनुमंडल में बनेगा तो एसडीपीओ कहलाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सर्किल में। सर्किल में क्या होता है? सीआई, सर्कल इंस्पेक्टर। उसके बाद होता है थाना में। थाना में कौन हो जाएगा? इंस्पेक्टर, एसआई हो जाएगा या इंस्पेक्टर हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे कौन सा हो जाएगा? उसके नीचे हो जाएगा एएसआई, उसके नीचे हो जाएगा जमादार, उसके नीचे हो जाएगा कांस्टेबल। ठीक है, तो ये हो गया हायरार्की आपका। और रिवेन्यू हेड में अब देख लेते हैं। रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, राजस्व प्रशासन में सबसे बड़ा हेड कौन हो गया? यहाँ सबसे बड़ा जो हेड हो गया वो हो गया स्टेट में, राज्य में हो गया रेवेन्यू काउंसिल हो गया। उसके बाद नीचे हो गया कमीशन में
और रेवेन्यू कमिश्नर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर, उपायुक्त यानी कि डीसी हो गया। उसको सब डिवीजन के अनुमंडल में जो हो जाएगा एसडीओ हो जाएगा या एसडीएम। उसके बाद नीचे सर्किल में हो जाएगा कौन, सीओ हो जाएगा, यानी कि प्रखंड में जो होता है सर्किल में वो सीओ हेड होता है। और सीओ के नीचे हो जाएगा सीआई और सीआई के नीचे हो जाएगा राजस्व कर्मचारी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग को और हम वीडियो का अपडेट देते रहें और जेपीएससी की लेटेस्ट अपडेट देते रहें। ठीक है, तब तक लिए जय झारखंड।